हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी व्यूअर्स को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। माँ सरस्वती आप सब लोगों को बहुत सारा ज्ञान दे, बहुत सारा जीवन में जो है विजडम और नॉलेज आपको दे। तो आज इस अवसर पर मेरे साथ मौजूद हैं पीयूष दुबे जी, जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और साथ साथ एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। और ये जो एक कॉम्बिनेशन है आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी का, ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है ज्योतिष की फील्ड में। कहते हैं कि एक ज्योतिषी को अगर आयुर्वेद का नॉलेज नहीं है तो वो ज्योतिषी कंप्लीट नहीं हो सकता। और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी अगर ज्योतिष को नहीं जानता है तो वो एक कंप्लीट आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हो सकता है ना। बहुत दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जो रेमेडियल पार्ट है वो आयुर्वेद की तरफ से जो आता है ज्योतिष में, वो ज्यादा काम करता है। तो आज हमारे साथ पीयूष दुबे जी हैं और ये बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद में कैसे कनेक्शन है। ये आयुर्वेद को लेकर के, ज्योतिष को लेकर के बहुत सारी चर्चा, चार्ट्स, बर्थ चार्ट में हम क्या देख सकते हैं, क्या डिजीज कैसे देख सकते हैं, इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन पार्ट आज रहेगा। उसके बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिजीज को लेकर के ज्योतिष बर्थ चार्ट में क्या उसके रीजंस हैं और उसके क्या सॉल्यूशन है, वो इसके हिसाब से वीडियोस रहेंगे। जैसे स्टमक हो गया, कैंसर हो गया, ऑटिज्म हो गया, ये सब पे चर्चा रहेगी। और एक और चीज बताना चाहूंगा, जिनको हेल्थ इश्यूज हैं बहुत ज्यादा और ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों का सहारा लेना चाहते हैं, तो वो कंसल्टेशंस के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पीयूष दुबे जी मेरे कंसल्टेशन पैनल में भी हैं, जैसे अपूर्व पाठक जी हैं। तो चलिए, स्वागत है पीयूष दुबे जी आपका। आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी नमस्ते सर, और एकलव एस्ट्रोलॉजी के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार और बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। जी मैं पहले तो आपको कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया अपने प्लेटफॉर्म पे आने का। ठीक है, जी जहाँ तक सर, तो आयुर्वेद जैसा लोगों को लगता है, एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो ओपनली आपको मिल जाएंगी, कि जैसे कि आप देखेंगे कि आयुर्वेद में आप जाएंगे, उसमें आपको तिथि नक्षत्र ये सारी चीजें मिल जाएंगी, कैसे उनको यूज करना है ट्रीटमेंट में। आप ट्रीटमेंट का पार्ट भी देखेंगे तो आयुर्वेद में बहुत डायमंड है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, उनका यूज हम एस्ट्रोलॉजी में भी करते हैं, जेम स्टोन्स का। उसके अलावा ये तो मतलब ओपनली आपको मिल जाएगा, पर उसके अलावा भी जब आप आयुर्वेद को डीपली स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि बस एस्ट्रोलॉजी से लिंक है। अभी जब हमारी आपकी चर्चा आगे बढ़ेगी तो मैं ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा जिनसे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। पर पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आखिर लोग जो है, आयुर्वेद के डॉक्टर जो है, वो एस्ट्रोलॉजी को यूज क्यों नहीं करते। उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमारे कॉलेज में या हमारे शिक्षण संस्थानों में ये पढ़ाया ही नहीं जाता है। वो बस उसको देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, उस पर कभी सोचते ही नहीं कि आखिर ये दिया गया तो क्यों दिया गया है। आखिर इतनी मेहनत करके लिखा है किसी ने तो फिर कुछ तो सोच के लिखा होगा। और एक प्रॉब्लम ये भी है, जो हमारे एस्ट्रोलॉजर है वो डॉक्टर नहीं है, ठीक है, इसलिए वो हेल्थ पे इतनी अच्छी पकड़ नहीं होगी। और सबसे बड़ा मैं आपको पॉइंट बता दूं, जो हम चार्ट देखते हैं तो आप देखिए चार्ट में 12 हाउसेज होते हैं, ठीक है, 12 हाउसेज, 12 साइन और 9 प्लैनेट। अगर हम कहते हैं ना रोटेशन थेरेपी यूज, मतलब पद्धति यूज करें, 12 इंटू 12 144 हाउसेज हो जाएंगे। तो जब भी हमारे पास क्लाइंट आता है ना, तो हम उसका चार्ट लेके बैठे हैं तो उसमें इतनी सारी चीजें होती हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं एज एस्ट्रोलॉजर कि हम इसको क्या बताएं और क्या ना बताएं। भाई किसी इंसान का संपूर्ण जीवन आपको बताना है तो आप कहाँ कहाँ फोकस करेंगे। तो जब भी हम चार्ट देखें, हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना के देखना चाहिए। हमें फिजिक्स में पढ़ाया जाता था ना, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो उसी तरह हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेना चाहिए किस प्रॉब्लम के लिए हम चार्ट देख रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं ना, तो हर हाउस को उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखिए। अगर आप हेल्थ के लिए देख रहे हैं तो सारे हाउस आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखिए, लगन को भी, सेकंड हाउस को भी, एक ही प्रॉब्लम पे फोकस कीजिए, क्योंकि एक हाउस मल्टीपल चीजें बताता है, एक साइन भी मल्टीपल चीजें बताता है। अगर आप सारी तरफ फोकस करेंगे तो नहीं बता पाएंगे। तो हमने देखा, हम रिलेशनशिप देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन हेल्थ पे पॉइंट पे नहीं देखते चार्ट। अगर आपको हेल्थ के पॉइंट पे देखना है तो
आपको लगन से लेके 12 भाव जो बताएंगे ना, वो सारे हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से ही देखने चाहिए। लगन का जो आपको, अगर आपको हेल्थ देखना है तो लगन बताएगा आपका कि लाइफ स्टाइल को लेके इसका एटीट्यूड क्या है। फिफ्थ हाउस देखिए तो आप ये देखिए कि डाइजेशन को लेके इसका एटीट्यूड क्या है इंसान का। फिर आप केवल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए और बाकी चीजें भूल जाइए। जब इस तरह आप देखेंगे तो जितने 12 हाउसेज हैं और साइन हैं, आप उनसे अच्छे से डिजीज डायग्नोज पाएंगे। और ये इसलिए भी यूजफुल है क्योंकि हमारा जो मॉडर्न साइंस है ना, वो ह्यूमन बीइंग को एक मशीन की तरह ट्रीट करता है। आप चले जाएं, आपको सीटी स्कैन में रख दिया जाएगा मशीन के अंदर, आपको एक्सरे मशीन में डाल दिया जाएगा, तो उससे क्या करते हैं, जो फिजिकल प्रॉब्लम होती है, कोई इंजुरी है, कुछ है, वो तो पता चल जाती है। जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पे वो कभी कोई मशीन डिटेक्ट नहीं कर पाती। या तो आप उसे खुद काउंसलिंग के जरिए डिटेक्ट कर सकते हैं, या आप एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से ये चीजें क्लियरली पता चल जाएंगे आपको। वहां पे मॉडर्न साइंस फेल हो जाती है। और इसका मैं एक एग्जांपल दे दूं, आप देखिए, आप भी चले जाइए, मॉडर्न साइंस में ट्रीटमेंट तो जो है तो है, पर इनफर्टिलिटी के केसेस में हमेशा फेल, मोर देन 90% ऑफ केसेस में। इवन आईवीएफ भी जो लोग कराते हैं ना, वो भी फेल हो जाता है। हार्डली 1-2% लोग सक्सेसफुल हुए। उसका रीजन है कि बच्चे पैदा करना कोई फिजिकल वो नहीं है, ये एक इमोशनल कॉन्सेप्ट है पूरा। और जहां इमोशन की बात आई, वहां मशीन और सब फेल होने लगते हैं। तो इसलिए हमें आयुर्वेद के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी को भी ब्लेंड करना चाहिए अगर आप अच्छे से ट्रीटमेंट चाहते हैं। अगर आप दोनों को कंबाइन करके यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट ज्यादा बेटर आएगा। ठीक है। और ये ड्रॉबैक ये भी है आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी का कि ये दो वो ब्रांचेज हैं सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती हैं। यूज तो सबसे ज्यादा लोग करते हैं, पर इग्नोर सबसे ज्यादा करते हैं, ध्यान नहीं देते। प्राइम मिनिस्टर तक जो आते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, ठीक है, लेकिन कभी इसको प्रमोट नहीं करेंगे, खुल के नहीं कहेंगे। मतलब वो, मुझे याद है शायर का वो शेर याद आता है कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, और घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। कि हालत ये हो गई कि इन दो फील्ड को बचाना कैसे, यही सारा झगड़ा है। और सारे जितने लोग आते हैं वो सब लोग कहते हैं रिसर्च कर रहे हैं, हमारी नई रिसर्च। मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च का तो कोई स्कोप ही नहीं है। उसमें इतनी डेप्थ ऑलरेडी है कि आप उसका इंटरप्रिटेशन या उसको अच्छे से डिकोड करिए, वही बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही। रिसर्च पे तो आप बहुत बाद में जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल हमारी सही। रिसर्च, आपकी रिसर्च, रिसर्च नहीं, पहले आप डिकोड तो कीजिए। और मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं, भाई 10 आदमी 10 अलग अलग तरह से सोचता है, वो उसके 10 अलग डिफरेंट इंटरप्रिटेशन लेकर आते हैं, उसको रिसर्च के नाम पे प्रमोट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। मैं इसका एग्जांपल दे दूं, अभी आपका देखिए चार्ट आए, आप देखें चार्ट में जुपिटर 7th हाउस में है, आप उसको 100 चीजें बता सकते हैं, कुछ आप बताइए, कुछ कोई और बताइए, और आप उसको कहिए कि वो रिसर्च है। वो रिसर्च नहीं है, वो आपका थॉट प्रोसेस है। आप उसे रिसर्च का नाम मत दीजिए। रिसर्च तो तब होगी जब आप जुपिटर को कुछ अलग तरीके से डिफाइन कर पाए। सबको पता है जुपिटर टीचर है, 7th हाउस होगा, इंसान का एटीट्यूड एज अ टीचर होगा। अब आप उसको कैसे भी डिफाइन कीजिए। जैसे मैंने कई चार्ट देखे, स्पाउस कहता है अपने स्पाउस से, अरे मैं तो सुबह से तैयार हुई तुम्हारे लिए, तुम तो कुछ कहते भी नहीं हो। आप इसको अलग तरीके से कह सकते हैं ना। कुछ ऐसे स्पाउस होते हैं, वो कहते हैं हमें पब्लिकली शो ऑफ करना पसंद नहीं है, लेकिन घूम फिर के सारा एटीट्यूड ये बताएगा कि जुपिटर ट्रेडिशनल नेचर दिखाता है। जुपिटर इन अब 7th आप उसको हाउस। डिफरेंट वे में प्रेजेंट करें, उसको बताते रहें, वो नहीं सही है। अभी जुपिटर के ऊपर बात हुई है, तो जुपिटर जो है वो किस तरीके से, उसका क्या रोल है हमारी बॉडी में, उसका जैसे हम कहते हैं जीव कारक है, प्राण है, और मान लीजिए किसी का अफ्लिक्शन में जुपिटर है तो उसकी बॉडी में क्या कुछ आ सकता है, एक छोटा सा कुछ पॉइंट अगर आप बताना चाहें, और उसको आयुर्वेद के तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, जुपिटर की आपने बात की, तो मैंने अभी जैसा कहा ना कि हम अगर हेल्थ के लिए चार्ट देखते हैं तो हेल्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही पूरा चार्ट हमको देखना चाहिए। ठीक, जुपिटर आप देखिए, जुपिटर क्या कहता है हमारा सोलर सिस्टम, जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, लार्जेस्ट प्लेनेट है। और हमारी बॉडी में आप आइए तो हर कोई कहता है जुपिटर ना लीवर का कारक है। क्यों है जुपिटर लीवर का कारक? आप मेडिकल साइंस की बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन लीवर है। बिल्कुल। और प्लेनेट सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर है। ठीक, दूसरा एक पॉइंट ये नहीं कि साइज में बड़ा है,
बड़ा इसलिए भी है, सबसे ज्यादा कारकत्व जो है जुपिटर के पास है चार्ट में। जुपिटर सबसे ज्यादा चीजों का कारक है हमारे चार्ट में। किड्स हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड है, मैरिड लाइफ है, वेल्थ है, फैमिली है, मेंटल पीस है, सबसे ज्यादा कारक जुपिटर के पास है। और सबसे ज्यादा फंक्शन हमारी बॉडी में लीवर के हैं। हम कहते हैं चार्ट में जुपिटर खराब हो जाए, कितने भी राजयोग हो सारे बेकार हैं। बॉडी में अगर लीवर खराब हो गया ना तो सारे ऑर्गन बेकार हो जाएंगे। लीवर का कोई ट्रांसप्लांटेशन नहीं है आज तक सक्सेसफुल। जैसे जुपिटर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जुपिटर आपके मोरल वैल्यूज हैं। अगर आपका चार्ट में बहुत से राजयोग हैं पर आपका मोरल वैल्यू ही खराब हो गया ना तो सारे राजयोग बेकार हैं। चाहे वो राहु की चालाकी हो, मरकरी की क्यूरोसिटी हो, मून का इमोशन हो, सब बेकार है अगर जुपिटर अच्छा नहीं है। और अगर जुपिटर अच्छा है तो ये सारे आपके लिए वरदान होंगे। इसी तरह हम देखते हैं ना इंटेस्टाइन, हम डाइजेशन का कारक जुपिटर को देते हैं। आप जब इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे ना तो इंटेस्टाइन के जो हिंदी वर्ड यूज हुआ है संस्कृत में वो कहते हैं बृहदांत्र या ग्रहणी कहते हैं, ग्रहणी। ठीक, और ग्रहण का कारक कौन है? जुपिटर। जुपिटर एक्सेप्टेंस है ना, हर चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए इंटेस्टाइन को इसीलिए इंटेस्टाइन को ग्रहणी कहा गया ना। इंटेस्टाइन को इसीलिए ग्रहणी कहा गया, वो फूड को ग्रहण कर लेती है डाइजेस्ट होने के। और मैं यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहूंगा कि अक्सर लोग कहते हैं जुपिटर एफ्लिक्टेड है तो डाइजेशन खराब होगा। ठीक, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। जुपिटर कफ का कारक होता है तो लोग समझते हैं डाइजेशन में कॉन्स्टिपेशन है, गैस है तभी डाइजेशन खराब है। लेकिन आप देखेंगे जुपिटर अगर एफ्लिक्टेड हो या रेट्रोग्रेड हो ना तो डाइजेशन खराब होगा और आप जाएंगे तो म्यूकस आएगा, मतलब कफ निकलेगा स्टूल में आपके, जिसको आजकल हम लोग कोलाइटिस या आईबीएस से रिलेट करते हैं। जबकि ये बात कोई नहीं ध्यान देता। लेकिन आप चार्ट में चेक कीजिए, जुपिटर एफ्लिक्टेड होगा, रेट्रोग्रेड होगा और 5th या 6th हाउस से लिंक्ड कर गया ना तो आपको आईबीएस होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, उसे हम समझते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है। आप इसी तरह देखेंगे कि जुपिटर की बात करते हैं कि आपके पास, मैंने कहा ना, राहु की चालाकी है आपके चार्ट में, मरकरी की क्यूरोसिटी है, सब कुछ है, पर अगर जुपिटर का विजडम नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। जुपिटर सबसे पहले आएगा हमेशा। इसलिए जुपिटर को बहुत ग्लोरीफाई ऐसे ही नहीं किया गया है। आप हमारे यहाँ फूड हैबिट देखेंगे, मैं बता दूं कि जो लोग गलतियां करते हैं कि आयुर्वेद में 6 रस बताए गए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। मधुर मतलब होता है मीठा, अम्ल मतलब होता है खट्टा। ठीक है, आजकल हम लोग क्या करते हैं, मीठा खाने के बाद खाएंगे, जबकि बिल्कुल गलत मेथड है। आप आयुर्वेद में जाएंगे तो लिखा है मीठा सबसे पहले खाना चाहिए। जैसा मैंने भी कहा ना, सबसे पहले जुपिटर होना चाहिए हमारे पास। तो फूड हैबिट वही बताती है, सबसे पहले जुपिटर आना चाहिए, बाकी सब बाद में। और लोग बाद में खाते हैं, खाने के बाद चॉकलेट खाइए, लोग बाद में खाते हैं, वो प्रॉब्लम करता होगा फिर। इसी वजह से डायबिटीज है, कोलाइटिस। हाँ, डायबिटीज है, कोलाइटिस है, इसका प्रॉब्लम इसीलिए सबसे ज्यादा हो गया आजकल, मीठा बाद में खाने की वजह से। तो मीठी चीज जो होती है भारी होती है, आप बाद में खाएंगे ना तो आपके डाइजेशन को सप्रेस कर देती है। तो मीठी चीज जो आप खाते हैं वो भी नहीं डाइजेस्ट हो पाती और बाकी फूड जो खाया होता वो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसलिए आज आप पता कर लीजिए, कॉन्स्टिपेशन के नहीं, कोलाइटिस के पेशेंट सबसे ज्यादा हैं आजकल। उनको पता ही नहीं होता पहली बात तो। बिल्कुल, जुपिटर से रिलेटेड एक मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग बोलिए। एक मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, डॉक्टर नहीं है। अच्छा है वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं बताऊं कि उनके साथ ड्रॉबैक क्या है। आप जाएंगे, हम लोग एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं तो हम बताते हैं ना 7 धातुएं, और हर धातु के प्लेनेट से लिंक किया हमने। ठीक है, ठीक। अब देखिए मैं आपको बताऊं, एक होती है फिटिंग करने वाली चीजें, एक होती है निटिंग करने वाली चीजें। फिट तो आप किसी को भी कर सकते हैं कैसे भी। ज्योतिष में फिटिंग और इन लोगों ने क्या किया है ज्यादातर कि 7 धातुओं को 7 प्लेनेट से लिंक किया है, ठीक है, 7 धातुओं को 7 प्लेनेट से लिंक किया है, ठीक है। और आप देखेंगे मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब आयुर्वेद में जाएंगे ना, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, किसी भी क्लासिक टेक्स्ट को उठा के देख लीजिए आयुर्वेद का, उसमें 7 धातुएं बताई गई, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 7 धातुओं के अलग अलग प्लेनेट से लिंक किए गए, पर रस धातु को किसी प्लेनेट से नहीं लिंक किया गया। उसकी जगह हटा के किसी ने उसमें त्वचा को इंक्लूड कर दिया, किसी ने कुछ को, जबकि त्वचा जो है धातु है ही नहीं। आप आयुर्वेद के क्लासिकल टेक्स्ट उठा के देखें, त्वचा उपधातु है। जो 7 धातुएं बताई गई उसमें त्वचा नहीं है, उसमें रस है, और रस का कारक तो किसी प्लेनेट को नहीं दिया।
मतलब जो सीरियल में जो पहली धातु है उसका ही प्लैनेट से कारक तो नहीं बताया गया, बाकी सबका आपने कैसे बता दिया। बिल्कुल। तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं कि रस धातु का कारक जो है वीनस होता है, सबसे पहले वीनस आएगा धातुओं के क्रम में, फिर रस। जो बाकी आप लोग बताते हैं वो होता है। हाँ रस, इसीलिए देखिए ना शुक्र को भी वीनस से लिंक किया गया, शुक्र आखिरी धातु है क्योंकि वीनस का रिफाइंड पार्ट है शुक्र, रस का सबसे प्यूरिफाइड पार्ट होता है शुक्र। हाँ, सीमन। आपने पहली धातु पढ़ाई जी, आपने पहली धातु पढ़ाई नहीं और बाकी सारी पढ़ा दी, और जब रस का कारकत्व आपको नहीं मिला तो उसमें आपने कुछ और फिट कर दिया कि हम त्वचा को ले लेंगे धातु या किसी और को ले लेंगे, और फिर कहते हैं कि हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं, और वो ये भी कहते हैं कि हम ऐसा पढ़ाएंगे जैसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा पहले। तो आप समझ जाइए उन्होंने भी नहीं पढ़ा और आपको भी ऐसा ही पढ़ाएंगे जैसा उन्होंने पढ़ा। वो मैन्युपुलेटिव और रॉन्ग नॉलेज जो है पास ऑन होती रहती है ना, अफ्लिक्टेड जुपिटर का निशानी है ये, जुपिटर और राहु का इन्फ्लुएंस। मतलब आप देख लीजिए रस का, देखिए रस धातु का कारकत्व कोई बताता ही नहीं है, और जबकि आप टेक्स्ट में चेक करेंगे तो रस पहली धातु रस धातु ही है। आधे घंटे इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, डायबिटीज के लिए लोग देखते हैं जुपिटर और वीनस दोनों को देखना चाहिए जी। तो इसी तरीके। हाँ, बात सही है। तो ये थोड़ा सा आपकी तरफ से आज एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अगर कोई मान लीजिए किसी को डाइजेशन का कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हम फिफ्थ हाउस जुपिटर और बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, और उसके हिसाब से फिर आयुर्वेद में उसका इलाज उसके देखा जाता है कि वो क्या है। तो मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा अगर किसी को कुछ ऐसा इशू है जी। जैसे कि आप अभी कह रहे थे ना कि हम जुपिटर को प्राणवायु कहते हैं, ठीक है, ठीक है, जुपिटर को प्राणवायु कहते हैं, ठीक है, शनि को अपान वायु कहते हैं, ठीक। लेकिन आप आयुर्वेद में जाएंगे तो 5 अलग अलग वायु बताई गई, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। अगर प्राण और अपान वायु आपने बताई तो बाकी 3 वायु का कारक तो कहाँ गया? हाँ एग्जैक्टली, वो नहीं बताते हैं। हाँ ठीक, मैं बताऊं उदान वायु का कारक तो ना मरकरी के पास होगा, बुध ग्रह, क्योंकि उदान वायु स्पीच का कारक है और मरकरी स्पीच का कारक है। बिल्कुल। इसी तरह अग्नियां भी 5 बताई, 13 बताई गई, सॉरी। तो जब एक बताते हैं तो बाकी भी तो बताइए ना, बस एक बता के क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो आयुर्वेद पढ़ा नहीं है, जो चीजें ज्योतिष में वो है, तो इसीलिए ज्योतिष और आयुर्वेद को साथ साथ में पढ़ना है। और रेमेडियल जो पार्ट है ज्योतिष का, वो मुझे जहां तक आज तक समझ में आया, जहां तक है, वो किसी इवेंट कराने के लिए नहीं है कि आपका योग फॉरेन जाने का 2023 में है तो कोई रेमेडी करा के 2022 में करवा देगा। जैसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सूर्य को जल चढ़ाने से गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका एक रेमेडियल पार्ट, एक आपका एक ब्रेन और उसके उसके चीजों को अच्छा करने के लिए वो है, आप, है ना, उसका एक कनेक्शन है आयुर्वेद के साथ कि भाई आपकी बॉडी में क्या चेंजेस लाएगा। इवेंट घटना जो होनी है वो अपने समय पे होगी। तो चलिए, ये बहुत अच्छा आपने आज थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दिया हमें कि भाई कैसे ज्योतिष और आयुर्वेद जो है कनेक्टेड है। तो और कुछ बताना चाहेंगे या यहीं पे आज समाप्त किया जाए? मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि आयुर्वेद में कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कौन से नहीं। अच्छा। हर चीज हर जगह फिट नहीं होती, सब चीज की लिमिटेशंस हैं। अच्छा। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो आप तुरंत हॉस्पिटल में जाइए, आयुर्वेद में मत आइए, मैं ये कहूँगा। लेकिन अगर आपको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ऑटिज्म है, ठीक है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है, या पाइल्स का इशू है, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम, किडनी फेलियर है जैसे, इनके लिए आयुर्वेद बेस्ट है। अगर आप फॉर एग्जांपल किडनी फेलियर को ले लीजिए, आपका क्रिएटिनिन 3, 4, 5 है ना, आप आयुर्वेद में आइए, रिवर्स हो जाएगा। आप एलोपैथ में जाएंगे तो 3 से शुरू करेंगे और 10 तक पहुंचा देंगे, फिर कहेंगे अब ट्रांसप्लांट कराएंगे। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल भी है। ये सारी प्रॉब्लम है, तो आप आयुर्वेद में बिल्कुल आइए, और टाइम रहते आ जाएंगे तो आप बच जाएंगे। और बर्थ चार्ट उसके साथ अगर देखेंगे तो रिलेट करेंगे तो ज्यादा चार्ट लेके आएंगे तो अच्छी बात है। चलिए, ये आज का आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है आयुर्वेद का, और अगला जो सीरीज रहेगा वो आयुर्वेद पे रहेगा, डिफरेंट डिजीज और उनके क्या लक्षण है, और वो कैसे देखे जाते हैं, और उसका ट्रीटमेंट है या नहीं है, क्या उसका ट्रीटमेंट है, थोड़ा सा रेमेडी के तौर पे उसको थोड़ा सा बताया जाएगा। बाकी तो
जैसे लोग बताते हैं कि इस बीमारी के लिए मेडिसिन ले लीजिए, लेकिन आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कंप्लीट आपको बताता है, वो अलग मैटर है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, आप आज आए और आपने बहुत अच्छी चीजें, आपने क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या गलतियां लोग कर रहे हैं, वो सब चीज़ों के बारे में हमें बताया, और थोड़ा जुपिटर के बारे में भी आपने बताया हमें। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप जल्द ही हम दोबारा और मिलेंगे, ठीक है? चलिए, प्रणाम। जी बिल्कुल। चलिए। धन्यवाद।